members of the faculty, and as I said yesterday, the most important, those smiling faces with kinetic minds, my dear students. It's been a great experience spending these 2 days here in Nagpur at VNIT. Yesterday we had some exceptional session. Thereafter, followed by another mesmerizing session of some physical arts during Shivaji Maharaj times, and thereafter an stupendous musical evening and some patriotic songs which really thrilled each one of us. So these last complete session in the morning were extraordinarily memorable. आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे विषय पे बात करूंगा जो सुरक्षा के सारे तकरीबन हमने पहलुओं पे बात कर ली है पिछले 5 सेशन में। एक जो पहलू रह गया है वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, थोड़ा रेफरेंस उसके बारे में आया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे अस्तित्व से, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और अगर हमने आज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जो कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। हो सकता है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हम अगर सावधान रहे तो कोई भारत की अस्तित्व को नहीं मिटा पाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ। आज बंगाल में देख लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आते हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, इस्लामपुर, असम, स्पेशली जो ब्रह्मपुत्रा के साउथ में है वो पोर्शन, बिहार का काफ़ी पोर्शन, सीमांचल का जो एरिया है, एंड टू एन एक्सटेंट इन केरल ऑल्सो। एंड ये एक दिन में नहीं हुआ, इट ऑल स्टार्टेड एंड वी इग्नोर्ड इट, एंड धीरे धीरे ये बढ़ता गया। वहाँ से जो हमारे भारतीय थे, मैं वो नहीं कहूँगा जो भारतीय थे, वो धीरे धीरे वहाँ से उनको निकलना शुरू हुआ, माइग्रेशन उन एरिया से। और आज जो कुछ लोग तो विदेश से आए हैं, कुछ हमारे भारतीय भी हैं, सब मिला के 70% तक पॉपुलेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी है जो आप सबको एक मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमने आज नहीं इस पे गौर किया तो हमारी संस्कृत, हमारी विरासत, हमारी धरोहर, हमारी परंपराएं, हमारी भाषा और हमारी वेशभूषा सब खतरे में। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो वो पहचान, हमारी आइडेंटिटी बहुत खतरे में है। तो इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी कल जिक्र आया था कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस तरह से 5 अगस्त लास्ट ईयर को रिजीम चेंज कर दिया गया, और वो कोशिश कहीं भी की जा सकती है। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है हमारी सशस्त्र सेनाएं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारा रॉ और बाकी प्रमुख एजेंसियां जो इसमें लगी हैं वो ज़रूर सतर्क हैं इस बारे में, लेकिन कोशिश जारी है। भारत आज प्रगतिशील देशों में, डेवलप्ड नेशन में आ रहा है। तो एक बात मैं अपने सब, स्पेशली द स्टूडेंट्स बिहाइंड, मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप ऊपर बढ़ रहे हैं, यश और कीर्ति की शिखर पे जाने की आपकी कोशिश है, तब आपके बहुत से लोग, बहुत से मित्र नॉट सो फ्रेंडली ऐसे होंगे जो आपको नीचे लाने की कोशिश करें। और वो हो रहा है आज जो टैरिफ वॉर हो रही है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे ऊपर टैरिफ लगा कर उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सब चीज़ें एक गवर्नेंस का हिस्सा कह लीजिए, पर्सनालिटीज़ की
खूबसूरती कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, ये होगा और इससे हमने सावधान रहना है। ये सब चीज़ें जो क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लेशन कारण बहुत से हैं। एक आर्थिक है, लोग जीवन यापन के लिए गरीब देश से इधर की तरफ आते हैं। कैटल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, फेक करेंसी, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ये सब हो रहा है, आज भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में आप देख लीजिए। काफ़ी गलतियां हमसे हुई हैं, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इवन बांग्लादेश बॉर्डर, वो चित्र में आप भूल नहीं पाता, आज से करीब 6-7 साल नहीं ज़्यादा हुए, 2013 की बात है, जब हमारे एक बीएसएफ के जवान को एक लाठी पे ऐसे जैसे सुअर वगैरह को लेके जाते हैं, उसको वो कैरी करके ले जा रहे थे। वो दिल को विचलित करता है, पूरे भारतीय को विचलित करता है। और आज जिस राष्ट्र को हमने, हमारे भारत देश ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने क्रिएट किया, वो आज भारत के अगेंस्ट जमात इस्लामी, जो कि बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है बांग्लादेश में, वो आज डिक्टेट कर रहा है। अमेरिका वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, और ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी। और मिडिल ईस्ट में हो रहा है यहाँ, और इस सब के लिए मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के हर जन हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है। ये केवल सशस्त्र सेनाओं का दायित्व नहीं है, वो अपना काम करेंगी, लेकिन हम सब का भी दायित्व है। जैसा जनरल खंडारे ने आज मॉर्निंग में कहा था, जब आर्टिकल 51 की उन्होंने बात की थी हमारे संविधान की, जिसमें सॉवरेनिटी की रक्षा करना नागरिक कर्तव्यों में दिया हुआ है, और ये उसका पार्ट है। हम सब ने सचेत रह के मुकाबला करके, जो आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ, और मुझे गर्व है इस बात पे कि वो वहीं डटे हुए हैं और उन्होंने उन यातनाओं का और जो पीड़ा उनको दी गई है उस सब का सामना किया, और आज भी वो वहाँ से हटने को, जो हमसे गलतियाँ पहले हो चुकी हैं उसको हम दोहराएंगे नहीं। जहाँ हम हैं हमारा भी उसमें अस्तित्व है, और वहाँ पे हम अपना अस्तित्व बना के रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, एक बड़ा चेंज हमारी मानसिकता में आया है। अब एक कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस मैंने आपसे, टेररिस्ट आते हैं इधर से, यहाँ से फेक करेंसी आती है, स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, कैटल ट्रैफिकिंग होती है, और ड्रग्स, नारकोटिक्स, एम्यूनिशन सब आते हैं। इसको कैसे रोका जाए? गलती हमारी भी है, इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि हम सजग नहीं हैं और हम वो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को, अपने राष्ट्र को बेच देते हैं। हम बॉर्डर एरियाज़ को, आपने देखा होगा, चाइना हमारे अरुणाचल में बॉर्डर के ऊपर व्यवस्थाएं कर रहा है, वहाँ पे लोगों को बसाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो जो हुक्म देता है वो हर एक को मांगना पड़ता है, वहाँ पे प्रजातंत्र का नाम भी नहीं है। लेकिन भारत के लिए, जो कि एक प्रजातंत्र का रोल मॉडल है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसमें कि भारत ने अपने भारतवासियों को प्रोत्साहित करना है, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो लास्ट विलेज का नाम था उसको जो बदला है, ये सोच में बदला कि प्रथम गांव, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। अब हम अपने माना, जो कि उत्तराखंड में है, उसको प्रथम गांव कहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अरुणाचल में टूटिंग, मचूका, वालोंग, और इधर आ जाएं तो तवांग के आगे वो सब एरिया अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। वी हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ देयर, जिससे कि ये लोग क्यों आते हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट होकर प्लेन्स में या किसी बड़े शहर में क्यों जाते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट, कुछ जीवन यापन के लिए, उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ चाहिए। रिक्रिएशन के कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। ये सब क्रिएट कर सकता है, केवल सोच होनी चाहिए। अगर आप
देखें वहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में अब तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन रही हैं, वहाँ पे IIM IIT वगैरह खुल गए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कभी किसी ज़माने में सोचते थे कि हमको रोड यहाँ नहीं बनानी चाहिए क्योंकि चाइना उसका इस्तेमाल करेगा जब वो भारत में आएगा, ये जो सोच में बदलाव आया है, हमने कहा चाइना को आने कैसे देंगे हम। आप वहाँ पे रोड, हमारी सेनाएं उसको इस्तेमाल करेंगी, हमारे देशवासी भारतवासी उसको इस्तेमाल करेंगे और बॉर्डर्स तक हम अपने सीमाओं तक अपने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पुल बनाएंगे। आज बलांग में मैं 1975-76 में पहली बार बलांग गया था। जो दिगारू नाला है उसमें कभी भी पानी आ जाता था और सारे यातायात बंद हो जाता था, हम लोगों को 2-2, 3-3 दिन रुकना पड़ता था और फिर हम तेजू हेलोंग होते हुए वालोंग पहुंचते थे। आज वहाँ पे 2 एक्सेस हैं, बहुत अच्छा रोड कम्युनिकेशन सिस्टम है और वालोंग में एक ALG भी है जिसका बहुत सून सिविल एविएशन उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये सब चीज़ें जो बदलाव आ रहा है बहुत ज़रूरी है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज टूटिंग में एयरक्राफ्ट जाते हैं, हम लोग पैदल जाते थे इंक्योंग से टूटिंग तक। तो ये जो सब चीज़ बदली है, इसके अलावा जो मैं कहता हूँ कि हमारे जो क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए हमको इन सब जगह पे अपने भारतीयों को रखना पड़ेगा। और साधन जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी भी छोटी मोटी इंडस्ट्री लग सकती हैं, वैल्यू एडेड छोटी, जैसे अरुणाचल में ऑरेंज बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑरेंज होता है वहाँ पे, लेकिन उन दिनों जब मैं था 70s की बात कर रहा हूँ, 5 रुपये में 100 ऑरेंज मिलते थे। आज भी बहुत सस्ते वहाँ पे ऑरेंज होगा, लेकिन उसको ही थोड़ा वैल्यू एडिशन करके उसको जूस में कन्वर्ट करके या छोटे छोटे पैकेट्स आज हम अमेरिका के तमाम खरीद रहे थे, उस वक्त हमारे भारत के भी बन सकते थे। दालचीनी, फाइनेस्ट दालचीनी वर्ल्ड में वहाँ मिलती है। आपको टर्मरिक, हल्दी, टूरिस्ट का नूरानांग वैली आई थिंक इज बेस्ट, बेटर देन एनीवेयर इन यूरोप। स्विट्ज़रलैंड से बेटर वैली है। जब आप नवंबर दिसंबर में नूरानांग वैली जाइए, जब वो सफ़ेदी वहाँ पे होती है स्नो से भरी हुई, इट्स अ वी मस्ट प्रमोट टूरिज्म इन दीज एरियाज़। एंड ये हमारे वहाँ के रहने वाले वहाँ के गाइड्स होंगे, उनके घरों में आके लोग रहेंगे और इस तरह से उनके जीवन यापन चलेगा। इसके अलावा छोटी मोटी फैक्ट्री भी लग सकती हैं। एजुकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी वहाँ सब जगह है, वहाँ के उसके थ्रू एजुकेशन के छोटे, हमने गुडविल स्कूल चलाए JNK में, बहुत अच्छे, उसमें एडमिशन के लिए आज चीफ मिनिस्टर की सिफारिश आती है। इस तरह के हम सब कर सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह से स्वास्थ्य का भी, आर्मी के पैरामिलिट्री के साथ मिलके सब फैसिलिटीज़ हम वहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन केवल एक दिल में इसके लिए एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और वो हो रहा है, ज़रूर थोड़ा बहुत होगा। मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, 3-4 रिकमेंडेशन बता के फिर मैं कहूँगा, बाकी हम डिस्कशन फेज़ में कर लेंगे। बॉर्डर्स को और स्ट्रेंथन करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। ये हमारे बच्चे जो VNIT के हैं, ये सब आज प्रण लें कि हम कुछ ना कुछ सर्वेलेंस के लिए वहाँ पे बनाएंगे। हमने इजराइल से लिए सर्वेलेंस सिस्टम, रडास वहाँ से लिए, लॉन्ग रेंज रेकिन ऑब्जर्वेशन सिस्टम वहाँ से लिए, TIIU वहाँ पे नाइट विजन के लिए आप सब। और मैं समझता हूँ कि इसमें से काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारे भारतीयों ने ही बनाई होगी, लेकिन विदेश के लिए बनाई होगी। तो वो चेंज होना चाहिए। हमारे विदेश की जो हम विदेशियों के लिए काम करते हैं, वो अपने प्यारे भारत के लिए कर रहे हैं, यहीं पे बनाएं। और इस तरह से कुछ और भी लेज़र रिलेटेड, हर जगह फेंसिंग नहीं जाए। जैसे हमने JNK में फेंसिंग बना ली है, बांग्लादेश में भी काफ़ी कुछ बन गई है। अब म्यांमार बॉर्डर पे शुरुआत हुई है, उसको लगेंगे 10 साल। इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है, इतनी आसान नहीं है वहाँ पे फेंसिंग। कहीं कहीं पे लग ही नहीं सकती, कहीं कहीं पे एकदम पानी आता है, वो सब बह जाता है। तो उस जगह आप लोग तमाम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, आई एम श्योर लेज़र या कुछ इस तरह का, जो वहाँ पे फेंसिंग तैयार हो जाएगी बिना फिजिकली इरेक्टिंग द पिलर्स एंड वायर वगैरह लगाने से बेटर। आई हैव नो डाउट यू विल डू इट। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने बहुत कोशिश की है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सब है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव ए फ्रेंड ऑन द वेस्ट जो इतना फ्रेंडली नहीं है। उसका केवल अस्तित्व ही है कि वो एंटी इंडिया रहेगा, तभी वो जिंदा रहेगा, नहीं तो बढ़ जाएगा। तो इस तरह के माहौल में
लेकिन हमारे पास एक उदाहरण है, इजराइल, सराउंडेड बाई नॉट सो फ्रेंडली पीपल ऑल अराउंड, स्टैंड्स टॉल एंड वी हैव द विल। यहाँ शूरवीरों की कमी नहीं है भारत में, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए कोई, और हमेशा रेजांगला की कभी कभी, लेकिन आज समय कम है नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन आप पढ़िएगा रेजांगला के बारे में कि किस तरह से 113 जवान 120 में से राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दे गए, लेकिन वो पोस्ट भारत के कब्जे में ही रही, चाइना नहीं ले पाया। सोच इन एरियाज़ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जो अब शुरुआत हो गई है। वहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग, एजुकेशन इज़ द नेक्स्ट थिंग, देन इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब आएंगी। और मुझे कोई अब संशय नहीं है, किसी प्रकार का मेरे दिमाग में प्रश्न नहीं है कि ये सब होगा, लेकिन जो हो गया है अब उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। हमने बंगाल को बचाने की कोशिश करनी है, हमने आसाम को बचाने की, बिहार को बचाने की हर संभव कोशिश करनी है। हमने इन एरियाज़ को अब और उनको बढ़ने नहीं देना किसी तरह से, जो मैं समझता हूँ एंटी नेशनल फोर्सेस हैं वो। एनआरसी ये मुद्दा अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं 40 साल मेरी फ़ौज की नौकरी है और उसके बाद भी मैं करीब 14-15 साल से सुरक्षा से संबंधित विषयों पे जुड़ा हुआ हूँ। ये एक एब्सोल्यूट मस्ट है, और ये और कोई कारण के लिए नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप चाहिए, और इसलिए चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन भारतीय है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, कुछ लोग 5 करोड़ तक बोलते हैं, तो डजंट मैटर, कम से कम उनकी वोटिंग का अधिकार तो उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर हम उनको वोटिंग का अधिकार भी दे देंगे तो फिर ये पॉलिटिकल गेम हो जाएगा। हमने राष्ट्र हित में भारत की सुरक्षा के लिए इन सब से कम वोटिंग का अधिकार कहीं नहीं मिलता। शुरू में ग्रीन कार्ड वाले और इंग्लैंड में जाते हैं, किसी को अधिकार नहीं मिलता। इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल मतलब यूनिफाइड कमांड होना चाहिए, अलग तम किसी कोई पैरामिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई। अगर द सेंटर जो केंद्र बिंदु है वो एक हो, बाकी सारी संस्थाएं एजेंसीज हो सकती हैं, लेकिन यूनिफाइड कमांड बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में कह चुका हूँ, टूरिज्म बता चुका हूँ, एंड एक आर्म फोर्सेस आर मेंट टू एस्टैब्लिश पीस, जो मैंने कल भी कहा था। ये जो धारणा है अपने हृदय से निकाल दीजिए। आर्म फोर्सेस आर नॉट सपोज टू फाइट वॉर्स एंड बैटल्स, दे आर सपोज टू प्रिवेंट वॉर, एंड उसके लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं को बहुत मॉडर्न होना पड़ेगा, वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होना पड़ेगा, और तभी हम लड़ाई को या अशांति को बचा सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूँगा कि शास्त्र, हम लोग ज्ञान के क्षेत्र में बहुत, ये इंडिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, इसमें कोई ये ऐसे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे जो आज इतनी बढ़िया नॉलेज के पावर हाउस हैं। तो हमको शास्त्र के साथ शस्त्र अपने आप को काबिल भी बनाना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली बैलेंस्ड रखना पड़ेगा। हमारे आज से नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पुराणों में, वेदों में, सब में हमारे अनादिकाल से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी धनुष बाण लगे हुए हैं, कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र है, माँ काली और दुर्गा के पास देख लीजिए त्रिशूल है, शिव जी के पास त्रिशूल है। तो सब ज्ञानी थे, सब शांति के लिए प्रेरित करते थे, सबको शांति चाहते थे, लेकिन दे वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। एंड लास्ट में मैं कहूँगा, इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये पुरानी सेइंग है, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। सतत सुरक्षा ही स्वतंत्रता का मूल्य है, और सुरक्षित सीमाएं, समर्थ भारत, ये हमारा मूल्य होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। और लास्ट में एक छोटा सा 4 लाइनें एक कविता की ख़त्म करता हूँ। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। राम से मतलब गुड सिटीजन, अच्छा कृपालु दयालु आदमी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अभूतपूर्व एक्शन by
the government of India as well as our armed forces, the narrative suddenly changes after 2 3 days. And there are doubts which are sowed from everywhere. It can be Twitter handles, it can be Instagram reels, it can be news, it can be articles in Washington Post, New York Times, so on and so forth. And after some time, we find people in India only who start to doubt. Now, this is not accidental. And I'm telling you why this cognitive space is a part of hybrid warfare and why it is technologically dependent. Now, who controls these platforms? These platforms are generally made by American companies. Now, I have said this earlier also at various fora, but you'll be amazed to know that there is a venture capital firm of the CIA, not of the NSA, not of anybody. Does anybody know the name of the venture capital firm of CIA? Please Google for it. It's called In-Q-Tel. You know which are the companies made by In-Q-Tel? Google. Google has been made by In-Q-Tel. So imagine this, that who gave the seed fund for Google? CIA, right? Similarly, large security companies like Palantir, cyber security companies like Recorded Future, all are somewhere basically seeded by the CIA. Now imagine this, the kind of control which America has. Not only that, the US has a Cloud Act, which says something like clarification of access to overseas data. If you are a US company, you are bound to give any data to the US government. China has a national security law. If you are using any Chinese product, it may be TikTok, it may be anything made by ByteDance, anything made by Baidu, the Chinese government has full and unparalleled access to this data. Now, wherever you see, you find Indian CEOs are heading. Google is being headed by Indian, Microsoft is being headed by Indian, but we do not have any platform of our own. And this, I think, is a great gap in our sovereignty. Because technological sovereignty cannot be complete till you own and make platforms. And I'll tell you how this is different between us and US and China. Today, when you want them, you won't be able to get because there's a chip war between America and China, right? That America has come up with an America First policy. Trump has announced America First AI policy. And America is going to choke everybody by creating tariffs, by creating trade barriers, by hoarding technology, by making it very, very difficult for you. And you know, this again starts a cycle of digital colonization, where you will study here, go and make products for Americans, which would be sold to Indians, and we would never develop. See, this is what Britain did to us, right? Britain looted $64 trillion from us. $64 trillion was looted, and today we are struggling to become a $5 trillion economy. Now, why did that happen? Because till 1830s, we were 25% of the world trade. But with Britain, when the British left, we came to 1 or 2%. Why? Because they were using our raw material and exporting everything out. The problem is not with you. The problem is with this whole Indian mindset that we are not innovative enough. We do not have space for innovation. You are the same people who go out and who are doing wonderful work. But why isn't it happening here in universities? I don't find any great product, great idea, breakthrough thing coming out of universities. And I also feel that apart from this, this seminar is a great thing because you are addressing the youth on a very important thing. I had written an article, a very controversial article, which said the performative idealism of the Ivy League Desi. Wherever you find in Columbia, in Stanford, there are Indian kids who are wearing keffiyeh and fighting for Palestine. There's no problem in fighting for any part, but it's not your monkey, not your circus. Why are Indians getting so taken over by these narratives? And there is a serious lack of Indic narratives.
So in any US university, if you want to say anything which is pro-India, you're not allowed to say. You're not allowed to write papers. You're not allowed to speak there. You're not allowed to form associations. And that continues with, not from American academia, it goes to American think tanks, it goes to various American publications, and then it percolates to all the American tech platforms which they control, which obviously they have made for the purpose of world domination. Somewhere, if we want to be a great power, we have to think like a great power. And that is where it is essential to address the youth. And universities will have to become the foundry of innovation. And that is where the wealth of tomorrow would be created. And for that, I think there are senior people sitting here, thinkers sitting here. We should urge upon the government to create conditions where, we just don't file patents to get some ticks in universities, but to create genuine wealth. Thank you so much. So now Pradeep Kurulkar and involved in the missile program of India. So he was obviously privy to a lot of sensitive information. One fine day, Mr. Pradeep Kurulkar got a Facebook friend request from a woman by the name of Zara Das Gupta. Now this Zara Das Gupta started chatting with him. She told him that she lived in London and was some kind of a research student and was very interested in defense research and these things, wanted to make a career in that. Now it was basically the Pakistan intelligence agency which had set up that trap. Both started chatting. Mr. Kurulkar had so much of sensitive information at his fingertips, and this so-called Zara finally started taking the chat to a personal level. Mr. Kurulkar never met Zara, and yet he started sharing so much of information with her. The courts will decide how sensitive it was. But finally, it was the Indian intelligence agencies who realized that there were so many calls from this number to Pakistan. And that was when, now Mr. Kurulkar did not realize that. He thought he was talking to some Zara Das Gupta in London. And he was helping some student with whom he had got not just friendly, but over-friendly. And that was when the agencies swooped down upon him and he was arrested. Basically, this is a matter of ethics. As part of his work ethics, professional ethics, he was not supposed to share anything concerned with his work to anyone. Even if Zara Das Gupta was a London research student, he was not supposed to share it. But he failed to uphold his own ethical responsibility, and he compromised the entire national security. So that is the role that ethics play in our security. In fact, I feel in every field, honey traps have become one of the biggest ethical and moral challenges for men and women in high positions. It's important because the youth are going to be professionals in various fields at some point of time in life. All of us have heard of the Hippocratic Oath which the doctors are supposed to take. What is the Hippocratic Oath? Why should doctors take it? The oath is only to ensure that the physician stays ethical in his life. It's nothing, it's only an oath of, it's a pledge of ethics. But that is the importance of ethics. A very interesting story we reported barely a week back. This comes from Sambhajinagar, which is Aurangabad, for those who don't know about the change in the name. So, a builder built a scheme barely 5 years back. And in less than 5 years, the scheme has become so dilapidated that all the people who are living in it manage to kind of work out of it in the daytime, but at night they are so scared to sleep there that all of them leave their houses, they all go to a temple nearby, they all spend their night in the temple and they are fighting with the builder, and then they come back again in the morning in barely 5 years. Now you know what middle class families do to own a house. It's a lot of liability, it's a lot of loan that they have taken. Now basically, this is the business ethics. The builder wanted to maximize his profits. And the whole thing is that
this has far-reaching consequences, not just for an individual or for a few families, but finally for the country at large again. Because for a country where your business ethics are not good, it erodes the trust of your consumers at the first stage, then investors at the second stage, other stakeholders at the third stage, and then it impacts the reputation of your country. Whenever we do business, you feel that one person cannot impact the national security or its level of development, then we just have to remember someone like Harshad Mehta. One man who manipulated the markets could bring so much of economic downfall of the entire banking system of the country. It was just one man. What was that? It was the entire manipulation was his lack of business ethics. But he impacted the entire system of the country. So when businesses are run unethically, there are market distortions, there is unfair competition, there are human rights abuse, workers will be exploited, there will be child labor, there will be all forms of abuse possible. So basically, at one level, when your country gains this kind of a reputation, what will happen is we will struggle to gain foreign investment. It's a culture that your country becomes stamped with, and that is why ethical business is important. Just take at an individual level also how our ethics impact our nation. Most of us want to avoid paying tax in some way or the other. We don't even think how. We are very okay to make cash payments, buying homes, buying lands, not accepting receipts, want to undervalue our property. So many people do that. What is the impact of that? We are robbing our country of necessary funds to operate. We are keeping our country away from financing public services like education, healthcare, defense. Taxes regulate our economy, it helps in redistribution of wealth, it promotes social equality, and in absence of taxation or reduction in its inflow, the infrastructure which helps to build a secure nation basically suffers. Do we even think of it when we are making that transaction in cash? I don't think so. Many youth are aspiring to go into government jobs or public life. And we know that if we operate without ethics inside the government, there are two seniors here who have seen the system much closer than me. The first fallout is there will be corruption. Where there is corruption, there is injustice. Where there is injustice, there is heavy-handedness of the government. And where there is heavy-handedness, there are lots of fallouts. One of the biggest fallout in our country has been the Naxal movement. It was basically a creation of how the system failed the people in the first place. And where there is Naxalism, there is poverty, there is bloodshed, there is killing of innocent people, there is lack of education, there is infrastructure backlog, and there is general instability in the country. So this is just one fallout. It's a whole chain we don't think of when we operate at that level. I know, have I exceeded my 10 minutes? I'll just cut through a few. I'll come to what I feel are the last two responsibilities. I have probably a lot which we'll discuss later. I'll narrate one incident. You see, there is something called as active participation in civic life. That is our ethical responsibility. How many of us do that is also again a question, because it holds huge implications for nation building. So what is this active participation? It is very simple. Very simple things like exercising the right to vote, volunteering for activities, engaging in community service,
holding your leaders accountable, not just going after them and putting hoardings of happy birthday to you. Then help shape the direction of the community, and most importantly, respecting the rights of others. Now, last week, one of my colleagues came to office and he was very irritated. He was coming through a heavy crowded, narrow Mumbai road. There was a signal, and you know how Mumbai is, the traffic jams are huge. The car in front of him suddenly stopped moving ahead. The driver got out, a young kid of about 8 years got out with him, and they left the car there and they started walking away. All the cars behind, finally this guy got out of the car, followed that guy, gaadi aage karo, kya kar rahe ho, ruko, ruko, ruko. Another person followed. He said, मेरे पास में समय नहीं है, मेरे को वो सामने मेरा बेटा को फुटबॉल का क्लास है और ये सिग्नल पे देरी हो रही है, मैं छोड़ के आऊँगा तभी गाड़ी निकालूंगा. In the middle of the road, that guy parked the car and went away. So this is when citizens don't respect the right of others. It's only we who have rights. The man next to us has no rights. So let us take a look at the countries that respect the rights of others, and priority is given by citizens to the other person's rights, equality and tolerance. Now this data that I'm going to share with you is based on various indices. One of the top countries where citizens respect each other's rights is Sweden. Someone might now say, so what? What is so great about Sweden? The fallout is that Sweden has a very low crime rate as a result. Its economy is very robust, and it is top ranking when it comes to the World Happiness Quotient. Just below Sweden, in respecting the rights of its fellow citizens, is Denmark. Again, you may say, what about Denmark? Then let me tell you that Denmark boasts of a prosperous, modern, and highly developed mixed economy. Denmark is a very small country. It does not even have its own natural resources, and yet it has a budget surplus. Look at the quality of life and global well-being. It's very high on all the life indexes. So I think we all need to realize our own responsibility to ensure the ethical security of our country. There are lots of other topics even within ethical securities, like taking environmental stewardship, etc. We will come to that later, but thank you very much for giving me a patient hearing.